बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पुलिस के डंडे बरसे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन हो या फिर बस अड्डा या फिर वो झुग्गी जहां अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। और तो और सियालदाह जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस में पकड़ा गया बांग्लादेशी घुसपैठिए ने तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसके बाद कई सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। वाराणसी कैंट स्टेशन पर सियालदाह जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस में जीआरपी ने बांग्लादेशी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। एटीएस, आईबी और रेलवे इंटेलिजेंस जैसी सुरक्षा एजेंसियों ने उससे पूछताछ की है तो एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसके बाद सवाल सुलगे हैं कि आखिर घुसपैठियों के नेटवर्क का सरगना कौन है, घुसपैठियों को कब तक पूरी तरह से किया जाएगा बाहर, घुसपैठियों का नेटवर्क ध्वस्त कब होगा, कौन है बांग्लादेशी घुसपैठियों का मददगार, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार सीमाओं पर घुसपैठ क्यों बढ़ रही। वाराणसी कैंट स्टेशन पर सियालदाह जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस से जीआरपी ने एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। आरोपित के खिलाफ अनधिकृत रूप से भारत की सीमा में दाखिल होने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एटीएस, आईबी, रेलवे इंटेलिजेंस और एलआईयू ने बांग्लादेशी युवक से पूछताछ की है। युवक की पहचान बांग्लादेश के लाल मोहनीहाट जिला बेनापोल निवासी 19 वर्षीय हाकिम के रूप में हुई है। उसके पिता का नाम मोहम्मद लाशिद है। उसके पास रेल टिकट नहीं था। पूछताछ में हाकिम ने बताया कि उसके पिता रिक्शा चलाते हैं। भारत में रोजी रोटी कमाने के लिए उसने मिलन नामक व्यक्ति को 20,000 टका यानी बांग्लादेशी करेंसी दिया था, जिसके बाद मिलन ने उसको दिल्ली बुलाया था। 12 अक्टूबर को बेनापोल यानी बांग्लादेश स्टेशन से मालगाड़ी में चढ़ गया, हरदासपुर बॉर्डर से भारतीय सीमा में प्रवेश किया। वहां से सियालदाह स्टेशन से गाड़ी संख्या 22317 हमसफर एक्सप्रेस में बैठकर दिल्ली जा रहा था। पुलिस क्षेत्राधिकारी कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि हमसफर एक्सप्रेस से टीटीई ने जीआरपी को यह संदिग्ध युवक सौंपा है। उससे कई सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त पूछताछ कर रही हैं। मध्य प्रदेश में भी पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ बेस के पास से 8 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग 12 साल से ज्यादा समय से भारत में रह रहे थे। ये गिरफ्तारी महाराजपुरा इलाके में हुई, जो एक अति सुरक्षित क्षेत्र है। यह बड़ी कार्रवाई एमपी और हरियाणा पुलिस ने मिलकर की है। उन्हें यह जानकारी पनागर हरियाणा पुलिस से मिली थी। पिछले हफ्ते पनागर में इन आरोपियों के कुछ रिश्तेदारों को पकड़ा गया था। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आईएएफ बेस के पास इनकी मौजूदगी चिंता का विषय है। आगे की जांच चल रही है और कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ग्वालियर का आईएएफ बेस भारतीय वायुसेना के लिए बहुत अहम है। यहीं से कई बड़े मिशन शुरू होते हैं। फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में स्ट्राइक के लिए यहीं से जेट विमानों ने अपनी उड़ानों को भरा था। जिन 8 लोगों को पकड़ा गया है उनकी पहचान मोहम्मद शरीफ, उसकी पत्नी सलीमा, बेटा रफीक, बेटिया अडोरी उज और भतीजा आशिक, रिश्तेदार चुमकी और अतुल शेख के रूप में की गई है। ये सभी बांग्लादेश के जैसोर के रहने वाले हैं। ये परिवार बिना किसी वैध दस्तावेज के महाराजपुरा में किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि शरीफ के पिता नूर करीब 15 साल पहले अवैध रूप से भारत आ गए थे। ग्वालियर में एक कुएं में गिर जाने से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद ये पूरा परिवार मध्य प्रदेश के इसी शहर में बस गया। शरीफ ने जांचकर्ताओं को बताया कि उनका परिवार कोलकाता के रास्ते भारत आया था। इसके लिए उन्होंने एजेंट को 4000 रुपए दिए थे। ग्वालियर में आकर वो मजदूरी करने लगा और बाद में एक स्थानीय निवासी देवेंद्र कंसना के साथ मिलकर कूड़ा उठाने का ठेका ले लिया। इससे उसे हर महीने 15,000 रुपए मिलते थे। ग्वालियर के एसपी धर्मवीर यादव ने बताया कि इन 8 लोगों को एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। अब औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल ये गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में कलेक्टरों, कमिश्नरों और पुलिस अधिकारियों को अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए थे। सीएम ने हाल ही में कलेक्टरों और कमिश्नरों की एक बैठक में कहा था कि किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य में रहने नहीं दिया जाएगा। उन्हें ढूंढो, पकड़ो, जेल भेजो। ऐसे लोग आम नागरिकों के बीच छिप जाते हैं, उन पर कड़ी नजर रखें। घुसपैठियों का मुद्दा बना गंभीर चुनौती। पश्चिम बंगाल, असम और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ का मुद्दा भारत की आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। 2025 में यह समस्या और तीव्र हो गई जब बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की संख्या में भारी उछाल दर्ज किया गया।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर 2025 तक सीमा सुरक्षा बल ने 3,500 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को पकड़ा, जो 2024 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। लेकिन सवाल यह नहीं कि घुसपैठ हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। असली सवाल यह है कि घुसपैठिए भारत की सीमा पार करने के बाद कहां छिपते हैं, उन्हें कौन संरक्षण देता है, कौन उनका लोकल गार्जियन बनकर दस्तावेज जुटाता है, नौकरियां दिलाता है और वोट बैंक में तब्दील करता है। दरअसल भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4,096 किलोमीटर है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। बिहार की सीमा सीधे बांग्लादेश से नहीं लगती, लेकिन नेपाल के रास्ते से अवैध प्रवासियों का प्रभाव यहां भी महसूस किया जाता है। 2025 में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता यानी शेख हसीना सरकार के पतन के बाद ने घुसपैठ को बढ़ावा दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक 1000 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को पकड़कर वापस भेजा गया। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 2000 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और बांग्लादेश वापस भेजा गया। पश्चिम बंगाल घुसपैठ का हॉटस्पॉट। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे जिलों में घुसपैठ के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। बीएसएफ ने जनवरी 2025 में मालदा में बाड़ लगाने के दौरान बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड यानी बीजीबी के साथ टकराव की घटनाएं दर्ज हुई। असम में पुशबैक नीति के तहत सैकड़ों बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजा गया। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट से अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्या और नेपाली नाम भी हटाए। भारत में 1 करोड़ 2 लाख अवैध बांग्लादेशी। ये आंकड़े केवल बर्फीले पहाड़ की नोक है। अनुमान के मुताबिक भारत में 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी प्रवासी रहते हैं, जिनमें से 57 लाख पश्चिम बंगाल में है। लेकिन ये प्रवासी अकेले नहीं आते, उन्हें स्थानीय नेटवर्क का सहारा मिलता है। दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद और अन्य शहरों में बंगाली भाषी मजदूरों पर छापेमारी में फर्जी आधार कार्ड, पैन और जन्म प्रमाण पत्र बरामद हुए हैं। मई 2025 में दिल्ली पुलिस ने 47 बांग्लादेशियों और 5 भारतीय एजेंटों को गिरफ्तार किया था। ये एजेंट कौन था, ये बड़ा सवाल था। लेकिन ये स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं या फिर दलाल जो वोट के बदले संरक्षण देते हैं। सहायता देने वाले लोकल गार्जियन। घुसपैठिए सीमा पार करते ही गायब हो जाते हैं। उन्हें छिपाने, दस्तावेज बनवाने और बसाने का काम स्थानीय स्तर पर होता है। असम में हिमंता शर्मा ने जुलाई 2025 में एक्सपर्ट चेतावनी दी। मुस्लिम घुसपैठ से जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप है कि वो सीमा पर बाड़ लगाने के लिए केंद्रों को जमीन नहीं दे रही। कुछ सामाजिक संगठनों का दावा है कि घुसपैठ केवल उन राज्यों में हो रही है जहां बीजेपी सत्ता से बाहर है। रिपोर्ट बताती है कि स्थानीय मुस्लिम प्रभावशाली लोग दलाल और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो गार्जियन का काम करते हैं। उदाहरण स्वरूप जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई और गुवाहाटी में एनआईए ने 44 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास 200 फर्जी आधार कार्ड थे। हैदराबाद में 7,200 रोहिंग्या प्रवासी छिपे थे। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में प्रभावशाली बांग्लादेशी किसान स्थानीय प्रभावशाली मुस्लिमों की मदद से जमीन खरीद रहे हैं। 1980 के दशक से यह पैटर्न चला आ रहा है। जब सीपीआई के एक ज्ञापन में ज्योति बसु को चेतावनी दी गई थी कि सीमा पार से घुसपैठियों का झुंड कानून व्यवस्था के लिए समस्या पैदा कर रहा है। ज्योति बसु और सीपीएम की विरासत। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की जड़ें 1977 में ज्योति बसु की सीपीएम सरकार से जुड़ी है। बंगाल के लोग ही बताते हैं कि ज्योति बसु की सरकार घुसपैठियों के दम पर चली। 1977 से 2011 तक 34 सालों तक चले लेफ्ट फ्रंट शासन में अवैध प्रवास को अनदेखा किया गया। 2004 में यूपीए सरकार के मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में कहा कि भारत में 1 करोड़ 2 लाख अवैध बांग्लादेशी हैं, जिसमें से 57 लाख पश्चिम बंगाल में ही। इसमें असम में विरोध हुआ, लेकिन आंकड़े अस्वीकार नहीं थे। सीपीएम की रणनीति वोट बैंक पर टिकी थी। 1989 के मरीच झापी नरसंहार में ज्योति बसु सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों पर गोली चलवाई, लेकिन मुस्लिम घुसपैठियों को संरक्षण दिया। 1992 में गणशक्ति यानी सीपीएम का बंगाली अखबार में ज्योति बसु ने खुद लिखा है कि 1977 से 1992 के बीच बीएसएफ ने लगभग 2,35,529 बांग्लादेशी घुसपैठियों को धकेला, जिसमें 73% मुस्लिम थे। लेकिन सरकार ने इन्हें बसाने में मदद की, जमीन बांटकर, वोटर लिस्ट में नाम डालकर। असम में 1989 से 85 के आंदोलन में 855 लोग मारे गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में सीपीएम ने घुसपैठ को साम्राज्यवादी साजिश बताकर दबा दिया। जाने सांख्यिकी बदलाव स्पष्ट है। 1951 से 2001 के बीच मुस्लिम आबादी 41.82% थी, जबकि हिंदू आबादी 41.42%। यह प्राकृतिक वृद्धि नहीं, घुसपैठ का नतीजा था। सीपीएम ने आंखें बंद की, इससे सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा। 1983 के नेल्ली नरसंहार जैसी घटनाएं असम में हुई।
जहां बंगाली मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ज्योति बसु की सरकार ने बांग्लादेशी मुसलमानों को सेकुलरिज्म के नाम पर स्वागत किया, जबकि हिंदू शरणार्थियों को दंडित कर दिया। 2011 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने सीपीएम को सत्ता से हटाया, लेकिन घुसपैठ पर नीति में कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि टीएमसी ने सीपीएम की विरासत को और मजबूत कर दिया। ममता बनर्जी ने 1990 के दशक में संसद में घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वोट बैंक की राजनीति ने उन्हें बांध लिया। 2025 में टीएमसी पर आरोप है कि वो सीमा बाड़बंदी के लिए केंद्र को जमीन नहीं दे रहे। जनवरी 2025 में ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने केंद्र पर उल्टा आरोप लगा दिया। बीएसएफ घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है ताकि बंगाल अस्थिर हो। टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासियों को संरक्षण मिलता है। रिपोर्ट बताती है कि टीएमसी कार्यकर्ता फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं। 2025 के इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पर बहस में यह बात सामने आई थी कि घुसपैठ टीएमसी शासित राज्य में ज्यादा हो रही है। टीएमसी की रणनीति सीपीएम जैसी है, जहां वेलफेयर स्कीम से वोटर की लॉयल्टी खरीदी जाती है, लेकिन इससे घुसपैठिए लाभान्वित होते हैं, उन्हें आधार कार्ड, राशन कार्ड मिल जाता है। 2025 में ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात में बंगाली मजदूरों पर छापे पड़े, जिनमें से कई अवैध पाए गए। टीएमसी ने इन्हें भारतीय नागरिक बताकर बचाने की पूरी कोशिश की। जड़ तक जाना जरूरी। घुसपैठ समस्या नहीं, लक्षण है। जड़ वो राजनीतिक दल है जो वोट के लिए सीमा की रक्षा भूल गए। ज्योति बसु की सीपीएम ने आधार रखा, टीएमसी ने उसे मजबूत किया। 2025 के इमिग्रेशन बिल ने केंद्र को मजबूत शक्तियां दी, लेकिन राज्य सरकारों का सहयोग इसके बावजूद जरूरी था। बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के घुसपैठ की समस्या नहीं सुलझ सकती। घुसपैठियों के लोकल गार्जियन सीमा के इस पार सक्रिय रहेंगे और फिर उस तरफ से घुसपैठ जारी रहेगी। इसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रदेश सरकारों के सहयोग से घुसपैठ पर एक सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, तभी जाके ये समस्या जड़ से खत्म हो पाएगी। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।